अभिनंदन है। क्लास शुरू करने से पहले एक धमाकेदार अनाउंसमेंट है। वो ये है कि हम लोग 1 जनवरी से ऑनलाइन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे। ऐप बेस्ड होगा वो, और इंटीग्रेटेड यूपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट्स के जो हैं उनका प्री मेंस और इंटरव्यू का इंटीग्रेटेड कोर्स है, जो पूरे 1 साल में कवर होगा। 470 क्लासेज होगी, 2 घंटे की प्रत्येक क्लास होगी, टोटल 940 घंटे खर्च होंगे। आपको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग दी जाएगी लाइव, आपको कोर्स मटेरियल दिया जाएगा, लेक्चर जो है डाउनलोडेड आपको दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी रहेगा, आंसर राइटिंग भी रहेगा, मेंटरशिप तो है ही, वो तो रहेगा ही रहेगा, और वीकली करंट अफेयर्स रहेगा। और कोर्स का डिजाइन ऐसा है कि एनसीईआरटी से लेकर के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो कोर्स मटेरियल, स्टडी मटेरियल है देश में, उन सबको इंटीग्रेट करके बनाया गया है। तो आपके लिए ये बड़ा गोल्डन चांस है। आज हमने बोला है कि जो लोग ऑनलाइन आना चाहते हैं वो हमारे चैनल को, जो अभी एग्जिस्टिंग चैनल है PRISAIAS.com, यूट्यूब पे भी है, उसको जो है सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब किए होंगे उनको हम पहली वरीयता देंगे ऐप डाउनलोड करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल जो अभी चल रहा है, जिससे हमें पता चले कि कितने सब्सक्राइबर इंटरेस्टेड हैं और उनकी संख्या कितनी है। उसी हिसाब से हम ऐप 1 तारीख को लेके आएंगे। और सबसे धमाकेदार बात इसमें यह है कि इसकी फीस आपकी कल्पना से परे है। मात्र 999 रुपया, 1000 से भी कम महीने का। आपको सुन के आश्चर्य होगा, 999, 999, 1 रुपया कम, 1000 रुपया प्रति माह, साल भर का कोर्स है। तो 1 साल में आपको 12,000, वो भी पर मंथ 999 देना होगा। हमारे इस कोचिंग का मोटिव आपको पता है, आईएएस ऑफिसर्स चला रहे हैं, उनके द्वारा इसमें निर्देशन में, खुद पढ़ाने में, जैसे मैं हूँ, ये चीज़ें जो है आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कितने कम दाम पे हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को, जिससे हमें आइडिया लगे कि कितने लोग हमारे पास ऑनलाइन जुड़ने के लिए तैयार हैं, ताकि हम उनको प्रेफरेंस दें। क्योंकि जैसे ओपन होगा, एकदम मार्केट में रेट कम होने के नाते काफ़ी तेज़ी से लोग डाउनलोड करेंगे। तो हम आपको पहले वरीयता देंगे जो आप हमसे जुड़े हुए हैं। अब आते हैं इंडियन पॉलिटी पे, जो प्री मेंस इंटरव्यू सबको कंबाइन करके तैयार किया है हमने खुद। तो पीछे हम कुछ 1-2 क्लास डेमो में लिए थे। आईएएस प्रीलिमिनरी मेंस इंटरव्यू भारतीय राजनीति, PRISAIAS करोल बाग नई दिल्ली। तो हम सीधे चलते हैं उस जगह पे जहां हम पीछे छोड़ के आए हुए हैं। क्या क्या किताबें पढ़नी है वो लिखा है इसमें। 20-21 किताब में खेल खत्म, चूंकि उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पीछे हम प्रस्तावना प्रियम्बल पे थे और कुछ अमेंडमेंट पे थे। ये जो अमेंडमेंट हम पीछे पढ़ा चुके हैं, फिर से रिपीट इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि ये इतना बर्निंग टॉपिक है कि इसमें से प्रश्न
प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों में आना ही आना है, क्योंकि एक तरीके से ये पूरे संविधान की जान है। इसलिए आप इसको ढंग से समझिए, पढ़िए और हमारी बात को कंसंट्रेट होकर के सुनिए। इसमें 86 अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ है, इसमें सेक्शन 21A इंसर्ट किया गया। तो सेक्शन जो है 21, ये याद रखिएगा, इसका 86वां संशोधन है, 2002 में है। 21A ये इंसर्ट किया गया और ये दिया गया कि 6 से 14 वर्ष, कह देगा 6 से 15, आप ठीक से अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो 6 से 14 को आप 6 से 15 लिख देगा, आप ध्यान नहीं देंगे, या 8 से 14 कर देगा। तो ये 86वां है, 2002 का है, 21A इंसर्ट किया गया है और ये ग्रेटर देन का साइन लगाया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों, 6 से नीचे वाले नहीं या 14 से ऊपर वाले भी नहीं, उनको फ्री एजुकेशन मौलिक अधिकार के रूप में तपस मजुमदार कमेटी के कहने पे लागू किया गया है। तो ये सारे वर्ड जो हमने निशान लगाया ये आपको सब याद रखना पड़ेगा। फ्री, कोई पैसा नहीं, सरकार की ड्यूटी है, राज्य सरकार की ड्यूटी है कि आपको जो है, राज्य सरकार की ड्यूटी कहां से आई है, उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, उसमें इंसर्ट किया गया है। तो ये जो है फ्री एजुकेशन, ये सारे चीज इस पे तमाम क्वेश्चन बन जाएंगे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का फ्री एजुकेशन मौलिक अधिकार की श्रेणी में कब, कैसे और किन परिस्थितियों में शामिल किया गया और उससे क्या लाभ हुआ, ये क्वेश्चन बन जाएगा। प्री, मेंस, इंटरव्यू सबके लिए है। और साथ ही इस शिक्षा के अधिकार को 51A मौलिक कर्तव्य में जोड़ा है पेरेंट्स के लिए। ये याद रखने की चीज है। मैं ज्यादा एलोबरेट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या याद रखना है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि वो आप मिस न करिएगा खाली पढ़ के। ये जितना हम जो है घेर रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा। फिर 21A क्या एब्सोल्यूट राइट है? नो, क्योंकि राज्य पर्याप्त आधार एवं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को प्रतिबंधित कर सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आता है कि व्हाट इज विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं ड्यू प्रोसीडियर ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसीजियर ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या होता है कि बिना किसी प्रॉपर, बिना किसी समुचित प्रक्रिया को अपनाए आपको कोई भी दंड न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है कि आपको अपनी बात कहने सुनने का पूरा मौका मिलेगा, एक्स पार्टी डिसीजन नहीं होगा। आपके पास अगर वकील नहीं है, आप इतने निर्धन हैं कि वकील हायर नहीं कर सकते, तो सरकार अपना सरकारी वकील देगी। कसाब के केस में दूसरे देश का नागरिक था, उसको भी सरकार ने अपने खर्चे पे वकील दिया था ताकि उसके पक्ष को लड़ सके। तीसरा, नेचुरल जस्टिस स्थापित हो सके, ये है। और चौथा, एक वर्ड ध्यान आ रहा है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, मतलब एक तरफा निर्णय ना हो, आपकी बात सुनी जाए, आपकी बात आपके द्वारा या आपके वकील के माध्यम से सुनी जाए, और फिर कोर्ट में ट्रायल चलेगा, बहस होगी, सुनवाई होगी, कई दिन होगी, कई चरणों में होगी। उसके बाद जो है जुडिशरी जज जो है आपको कोई दंड देगा या छोड़ेगा, एक्विटल करेगा या कन्विक्शन करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी को प्रतिबंधित कर सकता है अगर आपने कोई जुर्म किया है तो, इसलिए अल्टी एब्सोल्यूट नहीं है ये। अब मान लीजिए आपने किसी का मर्डर कर दिया है, तब आपकी राइट टू लाइफ और लिबर्टी जो है प्रतिबंधित हो जाएगी, क्योंकि आपने खुद जो है क्राइम किया है।
उन परिस्थितियों में जब आप कोई अपराध कर देते हैं तो आपका जो है लिबर्टी और राइट टू लाइफ, अगर फांसी की सजा सुनाई गई है तो उस परिस्थितियों में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत आपको आपकी जान, लाइफ जो है छीनी जा सकती है फांसी दे करके, और आजादी को प्रतिबंधित किया जा सकता है जेल भेज करके। तो वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अगर आपने कोई क्राइम किया है तो ये क्वेश्चन आता है कि किन परिस्थितियों में मौलिक अधिकार जिसके तहत एब्सोल्यूट राइट मिला हुआ है जीने का, स्वतंत्रता और आजादी, घूमने की लिबर्टी, कैसे उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो ये परिस्थितियां जो इसमें हमने बताया हुआ है, पर्याप्त आधार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसमें एक चीज और आती है, आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कि किसी एक अपराधी का केस था हापुड़ में, हापुड़ का था, बिजली चोरी का केस था और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो राजनीतिक कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कुछ वाक युद्ध चल रहा था। माननीय न्यायालय ने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को देखना मेरा संवैधानिक ड्यूटी है। आप ये नहीं कह सकते कि छोटा मोटा अपराध की सुनवाई आप क्यों करते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति की स्वतंत्रता उसको मौलिक अधिकार के रूप में संविधान ने दिया है। और आर्टिकल 32 के तहत मुझे ये अधिकार मिला है कि मैं इसकी स्वतंत्रता जो मौलिक अधिकार की श्रेणी में आती है का हनन अगर हो रहा है तो वो रिट याचिका अनुच्छेद 32 के तहत जारी वो करे, प्रस्तुत करे न्यायालय में। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है सर्वोपरि है, लेकिन उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है इन आधारों पे। आगे चलिए। तो ये बहुत बर्निंग है भाई, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग ठीक से। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, जो मैं अभी बोल रहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, ये पूरा फंडामेंटल राइट का दिल है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार या कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा को परिलक्षित करता है। अब आप ढूंढेंगे साहब वो 13 से शुरू होता है समानता के अधिकार से और खत्म होता है जाकर के 30, 32, 16, 31 तक खत्म होता है। तो अब आप ढूंढते रह जाएंगे यार उस संविधान की आत्मा कौन है। बहुत दिमाग लगाएंगे तो कहीं कुछ छाटेंगे इसमें से तो गलत सलत ना हो जाए। तो ये आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है। दिस इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट इंडिविजुअल कैन इंक्रोच इट, देन गो अंडर आर्टिकल 26 और जनरल लॉ, जिसमें 5 रिट याचिका। कह रहा है कि इसका अगर वायलेशन होता है तो आपको जो है रिट याचिका अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है ये राइट टू लाइफ विद इन डिग्निटी मीनिंगफुल कैन नॉट सस्पेंड अंडर इमरजेंसी। 352 अभी जिसमें युद्ध और बाहरी आक्रमण के तहत जो देश में इमरजेंसी लागू होता है, तो ये वो लागू होने के दरमियान भी इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में क्या क्या शामिल है, ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। पूरा संविधान की आत्मा जो है आर्टिकल 21 में छिपी हुई है। तमाम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णयों पर इसको हाईलाइट किया गया कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जीने का जो अधिकार है और जो आज़ादी है, जो डिग्निटी है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। तो आपको सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट से ये सब चीज़ें ली गई है। तो उसमें उसने डिफाइन किया है कि आपकी राइट टू लाइफ और लिबर्टी में क्या मीनिंग क्या है,
कह तो रहे हैं कि जीने की आज़ादी और स्वतंत्रता मिला है, तो इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से आपका क्या अभिप्राय है? इनमें किन किन अवधारणाओं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन बन सकता है कि आर्टिकल 21 सारे मौलिक अधिकारों में से सर्वोपरि है, क्योंकि यह व्यक्ति की आज़ादी, प्राइवेसी और सामाजिक न्याय वगैरह से जुड़ी हुई है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिया है इसमें शामिल है प्राइवेसी। व्हाट इज प्राइवेसी? प्राइवेसी का मतलब यह है कि मैं अपने कमरे में अगर बंद हूं, रह रहा हूं, सो रहा हूं, तो आप वहां एकदम से प्रवेश नहीं कर सकते। प्राइवेसी का मतलब है कि किसी निजी जगह पे, प्राइवेट जगह पे आप रह रहे हैं, जैसे होटल का कमरा हो गया। पब्लिक प्लेस सिर्फ उसका कॉरिडोर है, उसका बरामदा है, लेकिन जब आप कमरे के अंदर होते हैं तो वो आपका प्राइवेट प्लेस नहीं होता, वो क्या हो जाता है आपका, प्राइवेट प्लेस हो जाता है, न कि पब्लिक प्लेस। देखिए कितना कम फर्क है। ये रोड है और आपका घर ये है। अगर आपका घर मेन रोड से 600 मीटर के दायरे में आता है तो ये जो घर है ये पब्लिक प्लेस की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन इस घर के अंदर जो कमरे बने हुए हैं वो प्राइवेट प्लेस में आ जाता है। तो प्राइवेट और पब्लिक प्लेस का अंतर आप समझ लीजिए। किसी भी सार्वजनिक स्थान से 600 मीटर तक की दूरी में अगर आप निवास करते हैं तो आपका वो घर पब्लिक प्लेस की डेफिनेशन में आता है, परंतु उस घर के अंदर जो निर्मित कमरे हैं वो पब्लिक प्लेस में नहीं आते। तो इसी होटल का कमरा है, आपने ये होटल का गलियारा है और आपके ये कमरे हैं, तो कमरा जो है, रूम जो है, ये प्राइवेट प्लेस है। कोई पुलिस वाला ऐसे नहीं घुस सकता बिना आपके सूचना के, बिना आपको खटखटाए, बिना आपकी परमिशन के। आप कहेंगे गेट खोल के, अच्छा आइए, तभी आएगा। आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता कि खोलो हटो। और जितनी दादागिरी होती है कि छापा मार दिया रात को फलनवा के घर में, पुलिस वाले घुस गए, नहीं घुस सकते। वो सब मिसयूज है। पुलिस वाला आता है, धड़धड़ा के आपके घर नॉक करता है, आप खोलते हैं, फट से आपको धक्का देके छानबीन करने लगता है। सब गलत है। ये आपकी डिग्निटी, गरिमा के खिलाफ है और आपकी संविधान द्वारा जो जीवन जीने की आज़ादी मिली हुई है, जो स्वतंत्रता मिली हुई है, उसका हनन है। आप उस पुलिस वाले के खिलाफ जो है रिट याचिका दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में सेक्शन 226 या सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 नॉट सेक्शन अनुच्छेद। तो आप समझ गए प्राइवेसी का मतलब क्या है। होटल के कमरे में एक अविवाहित युगल प्रेमी अगर है तो ना होटल वाला मना कर सकता है, ना कोई पुलिस वाला मना कर सकता है कि ये दोनों एक साथ क्यों रह रहे हैं। लेकिन आप अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं और जैसे कमरे से बाहर निकलते हैं तो इस रास्ते में जो चलते हुए आप कोई ऑप्शन अश्लील हरकत नहीं कर सकते। ये नहीं कि आपकी पत्नी है तो आप अश्लील हरकत करेंगे, फिर वो सार्वजनिक प्लेस हो गया। जैसे दरवाजे से बाहर आए सार्वजनिक प्लेस हो गया। आपको ध्यान होगा ओयो वाला जो होटल रूम है वो सब इसीलिए उसी का फायदा उठाता है। उसे मालूम है कि क्या रूल है, पुलिस वाला घुस नहीं सकता। और ना ही जो है होटल का मालिक कमरा देने से मना कर सकता है, बशर्ते कि दोनों की उम्र 18 साल से ऊपर हो। तो आप धड़ल्ले से जाइए, होटल का कमरा बुक करिए, जाइए, कोई कानून मना नहीं करता। और ना ही कोई पुलिस वाला खटखटा के घुस सकता है। अगर घुस गया तो उसके खिलाफ आप अपनी इस आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट
प्रोटेक्शन मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रीट फाइल कर दीजिए। खैर, तो प्राइवेसी का मतलब आप समझ गए कि आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये नहीं कि आपको कहीं भी कुछ भी कह दिया जाए, कर दिया जाए। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा है विदेश भ्रमण। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, आपके ऊपर कोई रेड अलर्ट जारी नहीं हुआ है, तो आप आराम से विदेश जा सकते हैं। ये आपका राइट टू लाइफ में शामिल है, विदेश भ्रमण। उस देश की जो नियम कायदे उसको मानते हुए आप जा सकते हैं। आपको न जाने के लिए भारत सरकार कोई जो है रुकावट नहीं पैदा करेगी, बशर्ते कि आपके खिलाफ कोई विधिक कार्रवाई पेंडिंग ना हो। अगला है इसमें शेल्टर। शेल्टर मीन्स टेम्पोररी आश्रय, रैन बसेरा। शेल्टर का मतलब क्या है? रैन बसेरा, धर्मशाला, जो सरकार के द्वारा दिल्ली में भी तमाम जगहों पे शेल्टर बनाए गए हैं। अमेरिका में भी होमलेस शेल्टर बने हुए हैं, जिनके पास घर नहीं है वहीं रहते हैं। तो आपके पास अगर आप घर नहीं है, इतने गरीब हैं, तो आपको मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए और डिग्निटी, जो हम पहले डिटेल बता चुके हैं, अब डिटेल इस पर नहीं बोलूँगा। ये मीनिंगफुल और डिग्निटी कैसे मेंटेन होगी? ये सर्दी में तड़पती ये शीतलहरी में आप खुले आसमान के नीचे रहेंगे तो मर जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, तो आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है माननीय न्यायालय का कि शेल्टर की व्यवस्था होनी चाहिए राज्य की तरफ से। ये आपका मौलिक अधिकार है। आप दिल्ली सरकार से जाके कह सकते हैं कि मेरे पास घर नहीं है, आप हमें कोई शेल्टर दीजिए। तो शेल्टर वो टेंट वेंट बना के, एक टीन शेड का जो भी शेल्टर है, शेल्टर, घर 5 स्टार होटल नहीं मांग सकते। तो शेल्टर भी इसमें मिलेगा। इसमें से आता है कि क्या क्या जो है राइट टू लाइफ में शामिल नहीं है। तो याद रखिए, रट लीजिए इसे, प्राइवेसी, विदेश भ्रमण, शेल्टर। अगर आपने रट्टा नहीं किया, क्वेश्चन फंसा, तो आप घूमेंगे कि यार शेल्टर था कि नहीं था राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में। तो शेल्टर भी है। अगला है कस्टोडियन डेथ से मुक्ति। कस्टोडियन डेथ मैं पढ़ा चुका हूं आपको। पुलिस वाले जब पकड़ के ले जाते हैं तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि ए पॉइंट पे पकड़ा आपके घर से या किसी भी जगह से, उसके बाद यहाँ जेल मजिस्ट्रेट है, यहाँ लेके आना है उसको, ये प्लेस से बी प्लेस लाना है। ठीक है। और रास्ते में अंधेरा हो गया या जो भी मुसीबत आ गई, कोर्ट का टाइम खत्म हो गया या जो भी रीजन हो, तो अगर यहाँ से थाना ले आया, तो थाने में तक पहुँचने की जो टाइम है इसे छोड़ दीजिए, और फिर थाने से अगले दिन लेके गया, इस टाइम को छोड़ दीजिए। तो दोनों छोड़ने के बाद, ट्रांजिट टाइम हटाने के बाद, कोई भी पुलिस वाला आपको 24 घंटे से ज्यादा, नॉट मोर देन 24 आवर, नॉट मोर देन 24 आवर आपको हिरासत में रख सकता है। मोर देन 24 आवर, 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रख सकता। सपोज आपको आज पकड़ा है शाम को 4 बजे, और यहां ऐसी जगह पकड़ा जहां से थाना आने में लगा 2 घंटे, 6 बज गया, तो ये जो टाइम है 2 घंटे ये घटेगा। फिर अगले दिन ले गया कोर्ट में, जिसमें टाइम लगा 1 घंटा, ये टाइम घटेगा। तो 4 बजे से लेकर अगले दिन के 6 बजे तक, ये 2 घंटा और ये 1 घंटा, 3 घंटा। 4 बजे पकड़ा तो 7 बजे से पहले इसको यहां लाना पड़ेगा। ऐसे कैलकुलेट होता है। अगर वो 7 बजे तक लेके नहीं आया तो इसका
हैप्पी बर्थडे होने लगेगा जिसने गिरफ्तार किया। छुट्टी का दिन हो, कोई दिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको लेके आना है और टाइम गैप हो गया तो जज साहब के घर लेके जाना है। जज साहब जो है घर पे सुनवाई करके उसको जो भी डिसीजन देगा दे देंगे। परंतु पुलिस का अधिकारी आपको 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकता। और 24 घंटे कैसे कैलकुलेट हुआ ये मैंने आपको बताया। जनरली लोग कैलकुलेट करते हैं कि आज 4 बजे पकड़ा तो कल शाम के 4 बजे, यही जानते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ऐसा नहीं है। तो आपको कभी पुलिस वाला पकड़े तो आप बता दीजिएगा कि भाई देख लो तुम्हें जल्दी लेके चलना पड़ेगा थाना। थाने में ज्यादा देर नहीं रख सकता। उसमें उस कस्टडियन डेथ जो हो जाती थी पहले, पुलिस के पकड़ ट्रायल में इतना मार देते थे थाने में बैठा करके, कई बार लोग मर जाते थे, बेहोश हो जाते थे। पहले बहुत ऐसे केसेज होते थे। जब से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1994 में आया, जिसके पहले अध्यक्ष जो है वो थे, कौन मिश्रा थे भाई, नाम ध्यान नहीं आ रहा। 1994 के बाद ये स्थिति धीरे धीरे सुधरी है। उससे पहले बेलगाम थे सब, पता ही नहीं चलता था कौन क्या कर रहा है। तो कस्टोडियन डेथ हो जाता था पुलिस की कस्टडी में। ये आता है व्हाट इज कस्टोडियन डेथ। कस्टोडियन डेथ मीन्स कि पुलिस हिरासत में, कस्टडी मीन्स अभिरक्षा, उसकी सुपुर्दगी में, उसके अंडर में। तो पुलिस हिरासत में होने वाली मौत, होने वाली मृत्यु को कस्टोडियन डेथ कहा जाता है। पुलिस की कस्टडी में गिरफ्तार, लॉकअप में बंद किसी व्यक्ति की मृत्यु होना। मृत्यु क्यों होती है वो आप जानते हैं, पहले कितना टॉर्चर करते थे। अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक वो बदमाश इतना खूंखार ना हो आप उसको हथकड़ी नहीं लगाएंगे। आप उसको हथकड़ी नहीं लगा सकते जब तक कि वो खूंखार टेररिस्ट ना हो। आप हाथ में हाथ पकड़ के चलेंगे या आसपास चलेंगे कि भागे ना, दोस्त की तरह चलेंगे, हथकड़ी नहीं लगा सकते आप। एक झापड़ मार नहीं सकते, एक थप्पड़ भी नहीं मार सकते। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। एक थप्पड़ में नहीं मार सकते आप। अगर वो कहता है कि मुझे शौचालय जाना है, चाय पीना है, तो आप मना नहीं कर सकते। वो कहता है मेरी बात मेरी पत्नी या मामा मम्मी से कराओ, वो आपके अपने फोन से बात भी करवाएगा। ये इसकी ड्यूटी भी है बताना है। तो ये सब चीजें जो है पहले से सुधरी है। तो सुप्रीम कोर्ट को आप लोग शुक्रगुजार करिए कि उन्होंने अपने डिसीजन में ये सब चीजें डाला कि व्हाट डज इट मीन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड डिग्निटी। आपको जीने की आज़ादी और व्यक्तिगत आज़ादी और जीने की का अधिकार, डिग्निटी, गरिमापूर्ण ढंग से क्या है। तो यही सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बोला। प्राइवेसी होनी चाहिए, विदेश भ्रमण की सुविधा होनी चाहिए, शेल्टर होना चाहिए, कस्टोडियन डेथ से मुक्ति होना चाहिए, सामाजिक न्याय और सशक्तता होनी चाहिए। इसको हम पहले पढ़ा चुके हैं, इस पर नहीं बोलेंगे। और डॉक्टरी सहायता, आपका ये मौलिक अधिकार है कि आप कहीं एक्सीडेंट में फंस गए तो जो नियरेस्ट डॉक्टर है, आप यहाँ से जा रहे हैं गुड़गांव, रास्ते में कहीं पे आपको एक्सीडेंट हो गया, जो बगल में क्लिनिक चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसकी हिम्मत नहीं है आपको इलाज न करे, इलाज से मना नहीं कर सकता। ये आपका मौलिक अधिकार है। आपको कोई आदमी ले जाकर अगर उस हॉस्पिटल में लेके गया तो ये नहीं कह सकता कि सरकारी में ले जाओ। उसको एडमिट करना है, प्रिलिमिनरी उसको जो प्रारंभिक ट्रीटमेंट करना है, उसकी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी कानूनी है और आपको लेना आपका मौलिक अधिकार है, वो मना नहीं कर सकता।
अगर वो मना कर दिया तो आप उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं, क्रिमिनल केस। डॉक्टर लोग इसीलिए बहुत डरते हैं, पुलिस वाला लेके जाता है तो कहते हैं भैया कुछ हेल्प करो यार, हम 2-4 टैबलेट दे देते हैं या दूसरे में ले जाओ हमारे यहाँ। वो मना नहीं कर सकता, उसके पास संसाधन नहीं है, तो एटलीस्ट उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को एक पानी पिला देना, पट्टी बांध देना, इतना तो होगा ना उसके पास। जो है वो इलाज करके कहेगा, आप रेफर कर देगा कि भाई आप इसे कहीं ले जाइए दूसरे हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं। इमरजेंसी है तो नियरेस्ट, जो भी रूल ये कहता है कि जो सबसे नज़दीक हो, चाहे यूनानी मेडिकल वाला हो, चाहे एलोपैथिक वाला हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, सेमी गवर्नमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका क्या है, मौलिक अधिकार में आता है। ये डॉक्टरी सहायता हो गया। तो डॉक्टरी सहायता के बारे में हमने आपको बताया, इसलिए जब आप कलेक्टर बन जाइएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि नियरेस्ट मेडिकल सेंटर पे लोगों को, अब दुर्घटना नहीं है, बीमार हो गए आप सपोज, इसीलिए रेलवे में जब आप जाते हैं तो फॉर्म भरते समय पूछता है क्या आप डॉक्टर हैं। उसमें जब रिक्वेजिशन फॉर्म भरते हैं ना रिजर्वेशन कराने के लिए, तो उसमें एक कॉलम होता है, पूछता है क्या आप डॉक्टर हैं, तो आप कहते हैं हाँ, तो कहता है टेलीफोन नंबर दे दीजिए। उनकी भी ड्यूटी है कि रास्ते में अगर ट्रेन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप इलाज करने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि आपके मेडिकल मैनुअल में लिखा हुआ है। वो फीस लेना है, सरकारी फीस है 2-4 रुपये, आप वो ले सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो अब आपको कितने ज्ञान की बातें समझ में आ रही है कि आपको क्या क्या फायदा है। कस्टोडियन डेथ से मुक्ति, सामाजिक न्याय, डॉक्टरी सहायता हो गया, शिक्षा का हक भी हो गया, पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। आप क्या सोचते हैं, दिल्ली में जो राज्य सरकार या जो ये सब प्रदूषण कम करने के लिए पानी का छिड़काव करती है, वो कोई आप पे कृपा थोड़ा ना करती है। निर्मल बाबा की तरह कृपा आ नहीं रही है, वो कृपा सब चली जा रही है। आप सोचते हैं बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो इसके तहत करता है। उसकी आपकी ड्यूटी, आपका अधिकार है कि प्रदूषण मुक्त पानी और हवा हमको मिले, और ये राज्य की ड्यूटी है। ये राज्य की ड्यूटी है कि आपको जो है पॉल्यूशन फ्री वाटर और एयर मिले। कोई कृपा नहीं है, निर्मल बाबा की तरह कृपा नहीं आ रही है, ये आपका हक है भाई। हक जो है तब मांगेंगे ना जब आपको पता हो। पूरा जीवन बीत जाता है, यही नहीं पता चलता कि अच्छा ये मेरा हक है, ये तो मालूम ही नहीं था यार। तो ये आपका मौलिक हक है, कानूनी हक नहीं है। कानूनी हक अलग है, ये मौलिक हक है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका। ये कानूनी अधिकार तो अलग चीज है, वो तो छोटा हो जाता है उससे। उसके प्रवर्तन, उसको इन्फोर्स कराना टेढ़ा काम है, और इन्फोर्स कोई नहीं करता है तो आप उसके खिलाफ रिट दायर नहीं करेंगे अगर कानूनी हक है तो। ये सब मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है जो संवैधानिक है। संवैधानिक का मतलब क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, संवैधानिक। भाई पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो देखो इसमें सब चीजें कवर हो जाती है, एनसीईआरटी से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक। ये मौलिक अधिकार संवैधानिक है, कानूनी नहीं है, ध्यान रखिए। कानूनी अधिकार वो होता है जो किसी कानून की किताब, किसी एक्ट, किसी अधिनियम के तहत आपको परोसा जाता है। जैसे आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, ये क्या है, कानून है, ये कानून की किताब है। भारत का संविधान जो वहां रखा है सामने, वो कानून नहीं है, वो संविधान है। तो कानून जो बनता है वो संविधान के अनुच्छेदों के तहत बनता है। मतलब संविधान दादा है तो कानून बेटा है, और कानून के नीचे आता है रूल, नियम, कोड, ये उसका पोता है। समझ लीजिए आप, ये दादा है कौन, संविधान, इसके नीचे इसका
पुत्र आ गया, यानी आपका पिता। तो ये क्या है, कानूनी है, ये संवैधानिक है। इसके नीचे आ गया पोता, तो ये हो गया रूल, नियम जिसे कहते हैं, कोड जिसे कहते हैं, संहिता। उदाहरण के तौर पे किसी को थप्पड़ मारना, ये कानूनी जुर्म है, संवैधानिक जुर्म नहीं है। तो ये जो आईपीसी की धाराएं बनी है वो कहां से बनी है, संविधान से के उस अनुच्छेद के तहत बनी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि सदन हाउस जो है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ऐसा कोई कानून न बनाए जो संविधान के किसी अनुच्छेद का या भाग का उल्लंघन करता हो। दादाजी की बात को या दादाजी के कथन को आप डिस्टॉर्ट, छेड़छाड़ या उसको वो नहीं कर सकते। आप जो भी निर्णय लेना है वो दादाजी की मनसा क्या है उसको ध्यान में रख के लेना है कानून बनाते समय। इसके खिलाफ अगर आपने बनाया या इसके ऐसी किसी भावना के खिलाफ बनाया तो सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय यहां बैठे हुए हैं, कहेगा इसे खत्म करो, फालतू कानून बना दिए, संविधान का उल्लंघन हो रहा है इससे। ऐसे तमाम कानून बने जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नल एंड वाइड कर दिया कि नहीं, ये संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल है। केशवानंद भारती विवाद जो 1900 जो कब का था, 1978 या 72, ध्यान नहीं आ रहा, उसमें तमाम चीजें ऐसी बनाई गई थी जिसको माननीय न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया, नल एंड वाइड कर दिया। तो कहाँ पे थे, कानून वाले में। तो ये पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर जो है आपका कानूनी हक है, ये भी आपको मिलेगा कानूनी। अब तो ये संवैधानिक हक में आ गया, पहले नहीं था। प्रोटेक्शन ऑफ अंडर ट्रायल्स, वही जो केस की सुनवाई होगी तो आपको प्रोटेक्शन के लिए सरकारी वकील मुफ्त में दिया जाएगा ताकि आपके नेचुरल जस्टिस का पोषण हो सके और किसी भी तरीके से माननीय न्यायालय द्वारा ऑडी अल्ट्रम पार्टम, एक तरफा निर्णय न लेना, बिना दूसरे की बात सुने न्यायालय कोई निर्णय नहीं दे सकता। अगर प्रतिवादी जो जुर्म किया है अगर वो नहीं आ रहा है और उसका वकील नहीं आ रहा है तो उसको पर्याप्त टाइम देना पड़ेगा जिससे प्राकृतिक न्याय की स्थापना हो सके। और अगर वो या उसका वकील नहीं आता तो सरकार जो है अपना एक वकील उसको मुफ्त में देगी जो उसके तरफ से बिना उसके उपस्थिति के उसका पक्ष माननीय न्यायालय के सामने रखेगा। वो जेल में है, कसाब जेल में था बॉम्बे, उसका कोई था ही नहीं, यहाँ पाकिस्तानी था, उसको भी सजा सुनाने से पहले उसको वकील दिया गया था और सब चीजें जो है उसको प्राकृतिक न्याय एस्टेब्लिश किया गया था। और इसी में राइट टू लाइफ एंड सुसाइड है, सुसाइड है, इसको हम पढ़ा चुके हैं इसलिए डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन ये सब चीज़ें जो है ध्यान रखिएगा। आईपीसी 309 रिमूव हो गया 2017 में, डिक्रिमिनलाइज हो गया। आत्महत्या वाला जो पढ़ा चुके हैं, दया मृत्यु पढ़ा चुके हैं। ये जो दया मृत्यु लीगल है इंडिया में, पैसिव, एक्टिव वाला नहीं, ये चीज़ हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन हमने सिर्फ रिपीट इसलिए किया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे संविधान की किताब में, पॉलिटी में, इसलिए इसको बार बार पढ़ के समझ लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। इसी पे कुछ क्वेश्चन बनेगा। कितना देर हो गया? एक मॉडल क्वेश्चन है, मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूं इसलिए इसको नहीं करूंगा। नया चैप्टर जो है शुरू करेंगे यहाँ से। बस 2 मिनट रुकिए, जरा फ्रेश होके आ रहे हैं, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद 2 मिनट।